नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा पिछले एक हफ्ते से बाधित चल रही है। कोई कामकाज हो ही नहीं रहा है। हो क्या रहा है? केवल और केवल हंगामा। मामला यहां तक आन पड़ा है कि लोकसभा के स्पीकर को अपनी कुर्सी पर बैठ करके ये कहना पड़ रहा है कि संसद में कांग्रेस के सांसदों के तरफ से प्रधानमंत्री को खतरा है, कोई अप्रत्याशित घटना घट सकती है, इसलिए उनको मना करना पड़ रहा है कि संसद में आप न आए। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ये कहने से चूक नहीं रहे हैं कि कोई अप्रत्याशित घटना नहीं बल्कि प्रधानमंत्री को जान से मारने की साजिश रची जा रही है। सदन के बाहर नेता प्रतिपक्ष एक सांसद को, मंत्री को गद्दार बोल देते हैं। संसद के भीतर एक मंत्री, एक सांसद नेता प्रतिपक्ष को फटीचर कहता है। क्या संसद इसी के लिए बनी हुई है? और सबसे बड़ा सवाल इस देश के लिए, जिस देश ने दो दो प्रधानमंत्री खोए हैं, उस देश में संसद के भीतर विपक्ष के सांसदों से, महिला सांसदों से प्रधानमंत्री को खतरा है। क्या अभी तक जब से लोकसभा के अध्यक्ष ने ये बयान दिया है, उसके बाद से मुझे अभी तक ये जानकारी नहीं कि क्या इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज कराई गई, क्या कोई आयोग का गठन किया गया। संसद के लोकसभा में, निचली संसद में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देने के लिए नहीं आते हैं क्योंकि उनकी जान को खतरा है। वो राज्यसभा में जाते हैं और वो भी 15 मिनट तक अपना उद्बोधन जब शुरू करते हैं तो 15 मिनट तक, जब तक विपक्ष वहां मौजूद रहता है, वो कुछ सकवकाए से नजर आते हैं। और जब विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में वॉकआउट कर जाता है तो उसके बाद 1.5 घंटे भाषण देते हैं। और उन्हीं की पार्टी की एक सिरे तारिका ने जो कहा था कि देश तो 2014 में आजाद हुआ, उन्हीं चीजों को उनकी पुष्टि करते हुए वो कहते हैं कि 2014 से पहले, यानी कि 1947 से 2014 तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए, उनकी न कोई सोच थी, न कोई विजन था, न उनकी कोई इच्छा शक्ति थी। ये चल क्या रहा है संसद के भीतर? इस पर चर्चा करने के लिए आज हमने सोचा कि सब कुछ आरोप अगर कांग्रेस के ही ऊपर है तो हम चर्चा करेंगे कांग्रेस प्रवक्ता से। कांग्रेस प्रवक्ता संजीव सिंह हमारे साथ हैं और इन सारे सवालों का जवाब हम उन्हीं से लेते हैं। तो संजीव जी हमारे साथ हैं। जो सवाल मेरे दिमाग में आए, उसको मैंने जो रखा, उसका जवाब संजीव जी देंगे। हाँ, उन चीजों में एक चीज मैं मिस कर गया था। आखिर उस किताब में ऐसा क्या है जो 15 महीने से उसका रिव्यू जारी है, वो छप नहीं पा रही है, छपने का रिलीज नहीं हो पा रही है। प्रकाशित तो हो ही चुकी है वो, लेकिन अमेज़न पर उपलब्ध है वो। उसकी 5 लाइनें पढ़ना चाहते थे
नेता प्रतिपक्ष, उसे पढ़ने नहीं दिया गया। इन सारी चीजों को लेकर के हम संजीव जी से कांग्रेस का पक्ष जानना चाहेंगे कि कांग्रेस इतनी आक्रामक क्यों हो गई है कि वो प्रधानमंत्री जी को उनके चलते, उनके सदस्यों के चलते सदन में आने से मना करना पड़ रहा है। जी, सबसे पहले नमस्कार आपके दर्शकों को, आपको भी। ये जो संसद से सवाल जो मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में उठे, खासकर प्रधानमंत्री जी के इर्द गिर्द सारे सवाल हैं, निश्चित है कि पूरा देश इन सवालों का जवाब चाहता है और देश की जनता के सवालों का ही जवाब पूछने के लिए हम सब जानते हैं कि हमारी संसदीय परंपरा में नेता प्रतिपक्ष होता है, वो एक व्यक्ति नहीं होता। जननायक माननीय राहुल गांधी कांग्रेस के नेता बाद में आते, वो पूरे हिंदुस्तान के सत्ता के बैठे हुए विपक्ष के नेता और लोकतंत्र में सम्मान तभी होता है या लोकतंत्र का बड़प्पन तभी होता है जब आपने विपक्षी या आप अपने असहमति को भी सम्मान दें। राहुल गांधी उस भूमिका में। अब सवाल है कि प्रधानमंत्री जी को लेकर के जो सवाल है, सवाल यह है कि जब राष्ट्रपति आदरणीय मुर्मू जी के अभिभाषण पे जो धन्यवाद देने की बात आई, भारतीय जनता पार्टी ऐसा चरित्र क्यों दिखा रही है कि जैसे लग रहा है हिंदुस्तान के संसदीय इतिहास में पहली बार हो रहा है। 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह राष्ट्रपति के अभिभाषण पे सदन को संबोधित करना चाहते थे, तो मैं चाहूंगा कि वो चित्र आप जरूर दिखाइएगा। पूरी संसद में इनके सर्वकालिक नेता हुआ करते थे लाल कृष्ण आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, मुरली मनोहर जोशी, जिनके नाम भाजपा जानी जाती थी, प्रमोद महाजन जी, ऐसे तमाम। तब तो नरेंद्र मोदी जी संसद का मुंह नहीं देखे थे, न अमित शाह मुंह देखे थे। उस समय उस चित्र को देखिए, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह बिना बोले सदन से चले गए थे, बोलने तक नहीं दिया गया। और आज कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी को डर था कि कुछ महिला सांसद प्रधानमंत्री जी को कुछ उनके साथ ऐसी घटना हो जाती। और इसकी गवाही कौन दे रहा है? सीधे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खड़े हो जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रोल में आ रहे हैं। और दुर्भाग्य है कि वो सांसद, वो देश का प्रधानमंत्री जो संसद में कहा था कि सीना ठोके एक अकेला सब पे भारी, वो एक अकेला इतना डरपोक निकल गया। और अगर प्रधानमंत्री जी को यह डर सता रहा था, जो कि उनको गुप्त समाचार कहीं से ओम बिरला जी को मिल गया था, तो मुझे लगता है कि आज संसद में बैठने वाले देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री को इस्तीफा देकर के हट जाना चाहिए। इसलिए कि जो इतना भारी सैन्य बल, इतनी बड़ी सेना, एसपीजी कमांडो की सुरक्षा में घेरे में रहने वाला प्रधानमंत्री, जब देश की सर्वोच्च पंचायत में ही सुरक्षित नहीं है, जो सुरक्षा से सुसज्जित रहती है, जब वहां ही प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है, तो ये प्रधानमंत्री देश की सीमाओं को क्या सुरक्षित रखेगा? ये प्रधानमंत्री और गृहमंत्री, रक्षा मंत्री 140 करोड़ आवाम की सुरक्षा की क्या गारंटी लेंगे? इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनको अपने पद से इस्तीफा देकर हट जाना चाहिए। अब आते हैं सवालों पे। सवाल यह है कि पूर्व सेना प्रमुख श्री एमएम नरवणे की किताब थी द 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, जो अमेजन पे उपलब्ध है। वो किताब आ गई है और उसमें जननायक राहुल गांधी जी लगातार कह रहे हैं कि मुझे इसकी 5 लाइन पढ़ने दीजिए। और ये 5 लाइन कब की है? ये 30-31 अगस्त 2020 की है। लद्दाख में जब चीनी सैनिक हमारे जो सीमा रेखा है, वहां उनके 4-4 तोप आ गए थे और वहां पे मिस्टर जोशी, जो वहां पे सेना के अधिकारी थे, वो मिस्टर नरवणे से मांग रहे, ये बता रहे थे कि ऐसी आगे ऐसी पोजीशन हमें क्या करना चाहिए। तो 8:15 बजे रात एमएम नरवणे ने अपनी किताब में लिखा कि उस समय के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से हमने कहा कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, तो हमें 2 घंटे बाद जवाब मिलता है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है जो आपको उचित लगे वो करो।
एक तरफ तो लाल आंख दिखाने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री जी भाग खड़े होते हो आप, केवल पाकिस्तान के खिलाफ आपको आवाज आती है, और इंदिरा जी का नाम लेते हो तो इंदिरा जी उस समय भी पीछे नहीं हटी थी। जब अमेरिका की धमकी थी कि 7वां बेड़ा आ रहा है, जब हम पाकिस्तान का 2 फाड़ करके बांग्लादेश बना रहे थे, तो इंदिरा जी ने कहा कि 7वां नहीं 70वां बेड़ा आएगा तब भी भारत की सेना नहीं हटेगी। हम उन भारतीय सैनिकों का सम्मान और शौर्य बढ़ाए हुए थे। आप एक सेना अध्यक्ष कह रहा है कि हम किस स्थिति में थे, कि हमारा प्रधानमंत्री कह रहा है कि जो अच्छा लगे, ये लाइन नहीं सुनना चाहते थे। लेकिन ये ग्लोबल वर्ल्ड है, पूरी दुनिया जान गई कि 56 इंची का प्रधानमंत्री हमारा कायर और डरपोक है, जो संसद में अपने खिलाफ सही बात सुनना पसंद नहीं करता, इसलिए संसद में नहीं आया। ये राहुल गांधी जी इस बात को उठा रहे थे, आज पूरा देश जान चुका है। दूसरी तरफ मामला है एपस्टीन फाइल का। एपस्टीन को लेकर के आज चर्चा जब हो रही है, तो एक चीज मैं कहना चाहता हूं भाजपाइयों से, अगर इस एपस्टीन फाइल में राहुल गांधी का नाम आ गया होता तब तो लगता है कि सड़कों पे नंगा नाच करते, तब तो पूरा वीडियो देखते, तब तो पूरी फोटो चाहिए थी आपको। लेकिन इस एपस्टीन फाइल में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन तक कह रहे हम सफाई देने जाएंगे, वर्तमान राष्ट्रपति ट्रंप का नाम आ रहा है, इंग्लैंड के राजकुमार का नाम आ रहा है, नॉर्वे की राजकुमारी ने माफी मांगी है, बिल गेट्स का नाम आ रहा है, ऐसे तमाम दुनिया के। क्योंकि जो एपस्टीन है वो एक यौन शोषण बालकों का करने वाला क्रूरतम अपराधी रहा है, जो मानव अंगों की भी सब जो है वो एक तरह से उसकी भी तस्करी करने वाला अपराधी रहा है, और उसकी हत्या भी कैसे की गई ये संदेह के घेरे में। ऐसे लोगों के पास देश के प्रधानमंत्री का नाम कैसे आ जाता है? और प्रधानमंत्री का नाम जब आता है कि वो तिथियां जुलाई 2017 में इजराइल की यात्रा, जून 2017 में नरेंद्र मोदी की जाकर के अमेरिका यात्रा, वो सारी चीजें जो इस ईमेल में आता है कि हाँ काम हो गया, तो ये जो चीजें हैं, और उसके पहले इस देश का दिवालिया उद्योगपति अनिल अंबानी की चीजें आती हैं, तो ये सारी चीजें क्या कहती हैं? अगर यहां पे विपक्ष का कोई नेता होता तो यही संघी, यही भाजपाई नंगे नाच नाचते। तो मोदी जी को वहां पे बचाने की कार्रवाई चल रही है, और मोदी जी जब हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, पूरे कांग्रेस के लोग राज्यसभा से जब वहां से बहिष्कार करके निकल जाते हैं, तब प्रधानमंत्री जी फिर आप आ जाते हो, नेहरू नेहरू गांधी। अरे नेहरू जी का नाम आइंस्टीन के साथ जुड़ता था प्रधानमंत्री जी, एपस्टीन के साथ नहीं जुड़ता था। ये नेहरू का चरित्र था। आपका नाम एपस्टीन से जुड़ रहा है तो आप डर के मारे नहीं आ रहे। और तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है, जिस अमेरिका के राष्ट्रपति ने 70 बार कहा है कि मेरे कहने पे नरेंद्र मोदी ने सीज फायर किया था, और हमने धमकी दी थी कि अगर सीज फायर नहीं करोगे तो ट्रेड डील नहीं करेंगे। और आज भाजपा इतना उछल रहे हैं, 18% टैरिफ पे आप इतने उछल रहे हो कि बहुत बड़े आसमान में तीर मार दिया। अरे भाजपाइयों, संघियों, थोड़ा अपनी अकल का दरवाजा खोल लो। भारत में कोई चीज 3% पे आती थी, पहले की सरकारों में 2.5-3% पे, और डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकार में तो और कम में आती थी। 3.35 तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में आती थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उसको भी कम कराया, और जहां पे ट्रंप ने हड़काया कि रूस से तेल बंद कर दो, ईरान से तेल बंद कर दो, और उसके बाद जब साहब केवल चुनाव में बिजी थे तो पहले 26% टैरिफ लगाया, फिर 50% लगाया, और 50% लगाने के बाद जब इधर भी लगातार उनकी मिन्नत करने के बाद जब 18% पे आया, तो आप कह रहे हैं कि साहब हम आपको फ्री में अमेरिका के किसानों को हम आमंत्रित कर रहे हैं कि अपनी फसल बेचें, हम आमंत्रित कर रहे हैं कि डेयरी उद्योग यहां आ जाए, और अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कि तुम्हें वेनेजुएला से तेल लेना है, वो तेल जो ईरान और रसिया के अलावा कम प्यूरिफाइड होता है। ईरान और रसिया से हम रुपए के बदले में हम तेल लेते थे, यहां तो हमें डॉलर के बदले में तेल लेना होगा। और इतना ही नहीं, अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप कह रहा है
कि $500 बिलियन का व्यापार भी अमेरिका आपके यहां कराएगा, उसके लिए व्यापार उपलब्ध कराइए। तो आज हिंदुस्तान का जो 60% आबादी है जो खेती किसानी पे है, ये वही हिंदुस्तान की कृषि है। जब कोरोना काल में सारा सेक्टर मोदी जी जीरो पे जा रहा था, नेगेटिव जा रहा था, तो केवल एग्रीकल्चर एक फील्ड था जहां पॉजिटिव जा रहा था उस जीडीपी में। आज आप हिंदुस्तान के किसानों का निवाला छीनने जा रहे हैं। जिस हिंदुस्तान के किसान 700 से ज्यादा शहीद हो गए, उनको लेकर के आपने कहा कि तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, ये काले कानून तो नहीं थे, हम वापस लेते हैं। और उनको आपने लीगलाइज एमएसपी आज तक नहीं दे पाए, 3 साल हो गया। और आज उनको बदले में, क्योंकि किसानों ने आपके काला कानून आपके राष्ट्रीय सेठ को जो है उसके हवाले देश की खेती किसानी न जाए, वो नहीं जा पाई, तो आपने अमेरिका की बाजार को यहाँ हिंदुस्तान के किसानों के ऊपर, छोटे व्यापारी के ऊपर थोपने का काम किया। इसको लेकर के जब यहाँ पे बात करने वाले थे, इसलिए भाग रहे हैं। और थोड़ा मैं संघीय भाजपाइयों को कह दूं, हर बात में 1 सेकंड, आप पाकिस्तान कहते हो, पाकिस्तान भी जो आज अमेरिका का सबसे ज्यादा प्रिय बना हुआ है, वहां उनका सेनाध्यक्ष बना हुआ है, पाकिस्तान पे 19% टैरिफ है। वो पाकिस्तान जो टुकड़ों पे पलता है विदेशी ऋणों पे, वो पाकिस्तान भी 11% टैरिफ वो वसूल रहा है। पाकिस्तान वो मलेशिया भी जिसके ऊपर 19% टैरिफ है, वो मलेशिया 19% ले रहा है। वो चीन जिसके ऊपर 34% टैरिफ है, वो बदले में 34% ले रहा है। और मोदी जी, आप तो पप्पी झप्पी वाले मित्र थे, आपके ऊपर 18% टैरिफ ठोकी जा रही, तो आप फ्री में कह रहे हो 0%। ये एक डरपोक और काय प्रधानमंत्री निशानी। मैं एक चीज जोड़ दे रहा हूं उसी में कि यही प्रधानमंत्री जी थे जब 50% टैरिफ हुआ, तो उस समय इन्होंने बाकायदे जो है वो किसानों के साथ और हमारे पशुपालकों के साथ ये कहा था कि भले ही इसका हमको व्यक्तिगत स्तर पर इसकी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन मैं ऐसा समझौता नहीं करने जाऊंगा। फिर आज इस तरह की क्या स्थिति बन गई कि शरणागत हो गए एक तरफ से। ये स्थितियां हम सब जानते हैं। माननीय राहुल गांधी जी ने एक बार कहा कि अभी एप्स्टीन फाइल का पूरा खुलासा नहीं हुआ है, बहुत सी सच्चाई अभी छिपी है। और प्रधानमंत्री जी का जो परम मित्र है, जो किसी समय 606 नंबर का उद्योगपति हुआ करता था, जो कोई रिसर्च नहीं करता, प्रधानमंत्री जी की तगड़ी उपस्थिति से देश विदेश में ठेके लेता है और देश के उद्योगपतियों को जबरन डरवा करके उनके काम को लूटता है। उस अडानी को बचाने के लिए जो अमेरिका की कोर्ट से सम्मन जारी है, आज तक सम्मन भी उसका नहीं लिया गया। ये उसको लेकर के ये दुम दुबा करके कहना चाहिए ये समझौते किए गए हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी आज बुरी तरह से अपने काली करतूतों को लेकर के डर चुके हैं। जिनको ये अदम्य साहस था अपने इनके मन में, ये सच कभी सामने नहीं आएगा। लेकिन एक कहावत सच है ना कि आप लाख गुना करके कुछ दिन के लिए छिप सकते हो, लेकिन आजीवन बच नहीं सकते। इसलिए जब ये वही लोग हैं, इनको कश्मीर फाइल्स दिखाना हो तो बहुत अच्छा लगता है, केरला फाइल्स दिखाना हो तो बहुत अच्छा लगता है, पश्चिम बंगाल फाइल्स दिखाना हो तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब गोधरा फाइल्स एक इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग मीडिया दिखाए तो उसको रोक लगा देना है। एप्स्टीन फाइल पे जब चर्चा हो तो उसको रोक देना है। और एक वाहियात डिग्री दुबे खड़ा होकर के संसद में नेहरू जी, इंदिरा जी के बारे में बोलता है, तो उन भाजपाइयों संघियों को मैं जरूर कहूंगा कि ज्यादा नहीं, बलराज माधव की किताब पढ़ लेना, जो तुम्हारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी के शानदार चारित्र चित्रण को बताया है। इससे ज्यादा मुझे नहीं कहना। नहीं, इसमें एक चीज और भी हम जानना चाहेंगे कि जो घटना उस दिन हुई, राहुल गांधी को संसद के भीतर बोलने नहीं दिया गया, उसके बाद ये लोग बाहर जाकर के जब मकर द्वार पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो अचानक राहुल गांधी को सारी चीजों से जो अवगत थे, बिट्टू को लेकर के जो उन्होंने कमेंट किया, वो कमेंट क्या जरूरी था? उस तरह की चीजों से बचना नहीं चाहिए कांग्रेस को। देखिए, राहुल गांधी की जगह
अगर बड़े भाई आप होंगे और हम होंगे, जो इंसान देश हित में और दल हित में ईमानदार सोच के साथ और ईमानदार राजनीति के लिए, राजनीति अपने लिए नहीं कर रहा राहुल गांधी, वो करना चाहे होते तो 2012 में मनमोहन सिंह ने कहा कि इनको सोनिया जी एक बार मौका दे रही है प्रधानमंत्री बनने का, तब भी बन गए होते। एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने के लिए गुजरात से लेकर के आज तक कितने काले धब्बों को छिपा करके आया है, उसके बारे में बात करूंगा तो आपके यहां कम समय पड़ जाएगा। राहुल गांधी ने जब जिस बात को कहा उस ईमानदार राजनीति को लेकर के कि रोनित बिट्टू की जो उनके जो पूर्वज थे बेअंत सिंह साहब, किस घटना में वो मारे गए थे? कांग्रेस की सरकार के समय वो आतंकी घटना में मारे गए, और कहा कि ये राहुल गांधी ने जब फप्ती कसते हुए कहा कि गद्दार जा रहा है, तो गद्दार को जोड़ के जो लोग कह रहे हैं कि साहब पंजाबी कौम के थे इसलिए गद्दार कहा गया, तो अरे भाजपा में पूछना चाहता हूं कि शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में एक सीनियर आईपीएस अधिकारी जब उनके खिलाफ उनकी गलत हरकतों पे काम करने के अंकुश लगा रहा था तो उसको खालिस्तानी बोलने का काम किया, तब पंजाब का अपमान नहीं हुआ? वो तो किसी दल का नेता नहीं था आईपीएस अधिकारी, लेकिन पंजाब का रहने वाला था। जब पंजाब के किसान 700 से ज्यादा किसान दिल्ली में शहीद हो गए किसानों के काले कानून के खिलाफ, जब लाल किले पे पहुंचे तो भाजपा के नहीं बड़ी नेताओं ने कहा कि आतंकवादियों ने लाल किले पे कब्जा किया, खालिस्तानी आ गए, तब नहीं लगा था। राहुल गांधी जी ने जो बात कहा वो रोनित बिट्टू पूरे पंजाबियों के प्रतीक नहीं है, सीधे उनके उस पे कहा, और ये भी कहा कि हेलो माय फ्रेंड आ जाओ, कल तुम फिर आओगे। और ऐसे चरित्र के लोग जो कांग्रेस पार्टी ने जिनको बहुत कुछ सम्मान दिया, जिनको यूथ का अध्यक्ष बनवाया, सब कुछ किया, उनको तो चुनाव हरवा करके लुधियाना की जनता ने बता दिया था कि आपकी क्या औकात है। तो मेरा यह कहना है कि राहुल गांधी ने जो इस बात को कहा, इसको तोड़ मोड़ के प्रस्तुत करने वाले लोग अपने गिरेबान में झांके, और निश्चित है कि जिन गद्दारों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दीजिए, आज देश बिकने के कगार पे है, वो गद्दार नहीं तो जो भाजपा का साथ दिए हैं वो गद्दार नहीं है तो क्या है, और बिल्कुल वो गद्दार कहे जाएंगे। और राहुल जी से मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि राहुल जी आपने कहा कि कल तुम आओगे, बिल्कुल मत बुलाइए, ऐसे लोगों को तगड़ी सजा होगी जिनको कांग्रेस जब अपने उस कठिन दौर से, संघर्ष के दौर से गुजर रही है, तो संघर्ष के साथी को राहुल जी, खड़गे जी, आपको सत्ता आने पर उनको सम्मान देना होगा, उनको आगे लाना होगा। ऐसे गद्दारों को लाकर अगर सम्मान देंगे तो आपका संघर्षशील कार्यकर्ता जहां भी संघर्ष कर रहा वो अपने संघर्ष को लेकर मर जाएगा। नहीं, मेरे ये सवाल का आशय ये था कि इन ऐसी चीजों से राहुल गांधी बच भी सकते थे, विवाद को और ज्यादा बढ़ाने से उसको रोका भी जा सकता था। वो जिस मुद्दे पर संसद के भीतर लड़ाई लड़ रहे हैं वो निश्चित तौर पर जायज है, देश के हित का मामला है, और लगातार चीन का मुद्दा बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। अभी जो पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ उसके अंदर उस समय भी बहुत सारी चीजें आई कि चीन जो है वो उनको मदद कर रहा था परोक्ष रूप से, पीछे से, और हमेशा से शुरुआत से ले लीजिए, आजादी के बाद से भी पंडित जी ने पहल की हिंदी चीनी भाई भाई कह करके, उसके बावजूद चीन ने हमारे ऊपर आक्रमण किया। ये सर्वविदित है कि चीन हमारा हितैषी कभी भी नहीं हो सकता है, न रहा है, न आगे भी कुछ उसकी संभावना नहीं दिखाई देती है। ये सारे मुद्दे चल रहे थे ठीक से, लेकिन अनावश्यक इसको तूल हमारे समझ से इसको नहीं देना चाहिए था। वो ज्यादा बेहतर होता कि अब छोटे स्तर पर आकर के आप एक बिट्टू को गद्दार कहें, वो आपको देश का देखिए गद्दार कहे, उसके अलावा संसद के भीतर से आपको फटीजर कहा जाए तो क्या कहा जाए, इन सब चीजों को। बात यह है कि इस देश की वो निष्पक्ष जनता जो किसी दल में नहीं, वो सारी चीजें देख रही हैं। सदन के भीतर आप नेता प्रतिपक्ष को बोलने तक नहीं देते। 0 आवर में जनता के द्वारा चुनकर किए गए तमाम प्रतिनिधि सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन वो प्रश्नकाल में अपना सवाल लगाते हैं, 0 आवर प्रश्नकाल में अपना सवाल लगाते हैं, उनके सवालों को नहीं लिया जाता।
और एक फर्जी डिग्री कांत दुबे जो मतलब उसके रिश्ते खुद के गंदे हैं, उसको आप तुरंत मौका देते हो और वो पूरी बात पूरा जहर उगलता है और जिस तरह की अश्लील और मतलब औचित्यहीन बातों को बोलता है, जब बोल के थक जाता है तो उस समय जो अस्थायी स्पीकर महोदय तक कहते नहीं नहीं इसको रोका जाए। तो ये क्या है, मिली जुली चीजें नहीं है। ओम बिरला प्रधानमंत्री जी की बैटिंग करने चले आते हैं, कहते हैं कि नहीं मैंने रोक दिया। ये वो लोग हैं कि 2004 का इतिहास फिर से देखें। राहुल जी को लेकर के जरूर कहूंगा कि अगर इस बात को कही जाती है तो तृणमूल के एक सांसद थे, तृणमूल के एक सांसद थे, देश के पूर्व उपराष्ट्रपति, आपको ख्याल होगा जी, उनकी भी एक्टिंग कर रहे थे बाहर, वो सब लोग थे। उसको लेकर के तो भारतीय जनता पार्टी बहुत अफसोस मना रही थी और बेचारे मुझे लगता है कि भारत के राजनीतिक इतिहास में पहले उपराष्ट्रपति होंगे जो बगैर जीवित रहते बगैर कार्यकाल पूरा किए चले गए और उनका फेयरवेल तक नहीं हुआ। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि सर हम आपका फेयरवेल करना चाहते हैं, हम मिलना चाहते हैं आपसे। क्या हुआ था उनके साथ, नाम आपका दर्शक जानना। इसलिए दोनों सिक्के के पहलू को देखिए कि भाजपाई जितने आज मरमाहत बिट्टू पे हो रहे हैं, एक भाजपाई नहीं खड़ा हुआ उपराष्ट्रपति के साथ, पूरा उपराष्ट्रपति के साथ। आज वो कहां है, किस अवस्था में है, एक फोटो तक नहीं आती आज जो है आज के मोदी और क्या नाम है अमित शाह के साथ, और नहीं कोई भाजपाई एक फोटो खिंचाने की हिमाकत करता है। तो ये लोग नवनीत बिट्टू के कितने हिमायती हैं और पंजाबियों कितने हिमायती हैं, वो पंजाब और पूरा देश देख रहा है। नहीं, आपने सही कहा। इस देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर निचली सदन यानी कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया गया और नेता सदन धन्यवाद देने के लिए सदन में आए तक नहीं। जिस सदन के वो नेता हैं, उस सदन में उनका आना उन्हें डर लग गया। जब ये कहा, उसी सभापति ने, उसी लोकसभा अध्यक्ष ने ये सूचना दी कि वो शाम को 5 बजे आएंगे और अपना संबोधन प्रस्तुत करेंगे, वो नहीं आए और उसके बाद अगले दिन आकर के लोकसभा के अध्यक्ष को ये कहना सफाई देनी पड़ रही है कि उनको मैंने मना किया। आखिर वो सवाल यहां भी खड़ा होता है कि उन्होंने कब मना किया। शाम 5 बजे तक इंतजार करने के बाद जब संसद की कार्यवाही स्थगित कर दी गई उस दिन के लिए, उसके बाद ऐसा क्यों आया मौका? देखिए, पूरी तरह से ये जो घटनाक्रम पूरी तरह से बताता है कि पूरी दाल काली है। और जब ये देखा राहुल गांधी जी बार बार जब पहले दिन इस बात को एम नरवड़े साहब की किताब की बात को उठाना चाहते थे विभिन्न एंगलों से, तो आप देख रहे थे कि उस समय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री मतलब जिस तरह से बिलबिला को उठ पड़ते थे, जैसे लगता कि उनका बस चले तो राहुल गांधी के मुंह पे टेप लगाते। ओम बिरला जिस तरह से तुरंत एक शब्द बोला नहीं कि चीन, तब तक नो 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 शुरू हो गया। रक्षा मंत्री बोला तब तक नो 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 शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नो नो नो। तो ये चीजें बताती हैं कि आपका जो डर था वो डर इस बात को बता रहा था कि निश्चित ऐसी घटना हुई है, क्योंकि ये किसी कांग्रेस के या किसी विपक्ष के नेता ने अपनी बात का जिक्र किताब में नहीं किया है, देश के पूर्व सेनाध्यक्ष ने किया है। और दूसरी तरफ मैं कहना चाहता हूं कि अगर राहुल गांधी जी को बोलने का मौका देते, 5 लाइन बोलते, आप स्पष्टीकरण दे देते, इससे ज्यादा क्या करते? अरे भाई आप यही कहते ना कि वो अभी उसकी जांच हो रही है, अभी वो ठीक है अमेजन पे आ गए लेकिन उसको हमने अभी ऑर्डर नहीं किया है, इतनी बात होती। लेकिन एक बात उसमें एक चीज आ जाती ना कि वो 5 लाइनों में उस बात का भी तो जिक्र होता है कि नरवणे साहब ने रक्षा मंत्री को फोन किया, रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को फोन किया। उतनी नहीं थी अजय जी, बात एक और थी कि देश के बेरोजगार नौजवानों की नृशंस हत्या जो भारत सरकार करा रही है और उस उम्र में वो घर वापस आ जाएंगे
जब बाप नौकरी करता रहेगा और बेटा रिटायर होकर के चला आएगा, उस अग्निवीर योजना का भी सच राहुल गांधी जी के मुंह के साथ आ जाता सामने। क्योंकि राहुल गांधी जी ने इस बात को भी कहा कि एम नरवड़े साहब ने इस बात को कहा कि जब ये अग्निवीर योजना लाई गई तब तीनों सेना के सेनाध्यक्ष हतप्रभ रह गए कि साहब ये तो सेना को कमजोर करेगा। तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि नहीं, आपके दर्शकों को याद होगा कि आप इस पे प्रेस वार्ता करके बताइए कि सेना के हित में होगा। ये भी सच सामने आता तो देश का नौजवान जानता कि अग्निवीर के नाम पे केवल और केवल अनट्रेंड नौजवानों को आप मारने की योजना बना रहे हो, उनको अस्थायी क्यों नहीं कर रहे हो? उनको आप जो शहीद का दर्जा नहीं दे सकते? ये संसद में राहुल गांधी जी ने सवाल उठाया था। तो आप केवल भाड़े के सैनिक बना करके मारना चाहते हो। और इसीलिए इसका एक सच और जान जाइए कि जो गोरखा रेजिमेंट हमारे यहाँ आती थी, जो सैकड़ों साल से अंग्रेजों के समय भी था, और जब भारत आजाद तब भी वो गोरखा रेजिमेंट के सैनिक गोरखा जो थे अब भारत की सेना में शामिल नहीं हो रहा है। क्योंकि वो कह रहे कि हम अग्निवीर के तहत शामिल होकर के अगर अच्छा करने आएंगे तो इससे अच्छा भारत में शामिल होकर के आज वही गोरखे वो चीन की सेना में शामिल हो रहे हैं। क्योंकि वहां सैनिकों की नियुक्ति परमानेंट हो रही है, वहां आपके पास अग्निवीर नहीं चल रही है। इसका भी खुलासा होता, ये भी डर था कि देश का नौजवान जो जेन जी जिसकी बात राहुल गांधी करते हैं, वो जेन जी जो अग्निवीर के तहत चयन होता है वो सड़कों पर आता, और इसलिए ये डरे हुए थे। पूर्व सेनाध्यक्ष मलिक साहब ने कहा है कि 2.5 लाख सैनिकों की कमी हो गई है। हाँ। और उन कमियों को देखते हुए अभी आप क्या कहेंगे? अभी जो एक अप्रोच सिद्ध हुआ भारत पाकिस्तान के साथ ही नहीं बल्कि चाइना भी शामिल था, स्वयं सेना के उप सेनाध्यक्ष राहुल सिंह ने कहा इस बात को सिंगापुर में। और राहुल सिंह वही बात बोले जो राहुल गांधी जी ने बहुत पहले सदन में कह दिया था। प्रधानमंत्री उस समय थे, हंसी उड़ाई गई कि हम केवल आने वाले समय में पाकिस्तान से नहीं, हम चीन से भी लड़ रहे हैं। और वो चीज हुई जब कहा गया कि साहब हमारी मैपिंग कराई जा रही थी, सारे असलहे वहां पाकिस्तान जो लड़ रहा था वह पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन के लेकर लड़ रहा था। ये भी क्या गलत है क्या? तो इसलिए इन सारी चीजों पे राहुल गांधी सदन में बोलते तो किसके लिए बोलते? देश हित में बोलते, देश के किसानों नौजवानों के लिए बोलते। तो वो सुनना नहीं था, तो आरोप लगा दिया कि साहब महिला सांसद वो प्रधानमंत्री जी के लिए खतरा बन रही थी। और प्रधानमंत्री जब सीना ठोकते थे कि एक अकेला सब पे भारी, तो प्रधानमंत्री को वो डायलॉग याद कर लेना चाहिए। कितना डरपोक और कायर भी व्यक्ति उनके जैसा जो लोग बैठते हैं 543 लोग शायद वही होंगे तो संसद तक नहीं गए। और जब पूरा संसद नेता विपक्ष प्रतिपक्ष से खाली हो गई तो फिर आकर के पुराना टेप बजाना शुरू कर दिए, नेहरू नेहरू कांग्रेस। तो नेहरू आइंस्टीन के समकालीन थे, नेहरू एपस्टीन से नहीं जोड़े गए। मोदी जी आपका चरित्र ये है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीव जी। आप सब ने सुना, जो सवाल मैंने उठाए थे उसका एक एक करके संजीव जी ने जवाब दिया। और निश्चित तौर पर जो घटनाक्रम हुआ है ये देश के लिए शर्मनाक है। और जो बुद्धिजीवी इस बारे में समीक्षा कर रहे हैं उनकी तरफ से, हम सब की तरफ से एक ही चीज दिखाई दे रही है कि अपनों के बीच में अपना संसद जिसके कि वो नेता हैं उसको छोड़ करके वो राज्यसभा में जाते हैं और राज्यसभा में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी तक को वो ब्लेम करते हैं और उनको यहां तक कह देते हैं कि उनकी न कोई सोच थी, न कोई विजन था, न कोई उनकी इच्छा शक्ति थी। वो कांग्रेस के ऊपर हमला करते हैं, वो तृणमूल कांग्रेस के ऊपर हमला करते हैं, वो वामपंथी दलों के ऊपर हमला करते हैं, वो द्रमुक के ऊपर हमला करते हैं। सीधा सीधा एक लाइन में अगर कहा जाए तो राज्यसभा को भी चुनाव का मैदान बना दिया उन्होंने, संसद को भी चुनाव का मैदान बना दिया। और उनके पक्ष में आज तक जो इस आजाद हिंदुस्तान में नहीं हुआ था वो भी, उसका भी गवाह ये हिंदुस्तान और समूची दुनिया बनी है। अब आपको तय करना है कि आप इस पर परिप्रेक्ष्य में जो कुछ भी बीते हफ्ते, माने इस चालू हफ्ते में 5 दिनों तक, 4 दिन 5 दिन तक हुआ है,
उसके पीछे की सोच क्या है, उसके पीछे की रणनीति क्या है, इसके लिए हमको या संजीव जी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये सब आपके आंखों के सामने है, आप कुछ भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हाँ, उसके लिए थोड़ा गोदी मीडिया से दूर जाना पड़ेगा सच्चाई को जानने के लिए, और कुछ नहीं, संसद टीवी को ही उठा करके उसी को देख लीजिए। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का भी नमस्कार। हम फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। आप इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें।